आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आजमगढ़, वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर आज 613 प्रत्याशी अपने भाग्य का फैसला आजमा रहे हैं। लखनऊ यूपी चुनाव के 7वें चरण का आज होगा मतदान। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर आज होगा मतदान। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर में आज होगा मतदान। साथ ही गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी में भी आज मतदान है। मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र में आज मतदान। रॉबर्ट्सगंज, दुद्धी में शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। चंदौली की चकिया सीट पर शाम 4 बजे तक वोटिंग। 51 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग। और साथ ही आपको बता दें कि 7वें चरण में 2 करोड़ 6 लाख मतदाता डालेंगे वोट। 75 महिला प्रत्याशी समेत 613 प्रत्याशी मैदान में। तो वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ मंडल की 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर आज आखिरी चरण में होनी है वोटिंग। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के 7वें चरण का आज मतदान होना है। ये बड़ी खबर आप देख लीजिए, जहां पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे आज करेंगे मतदान। बता दें, डॉक्टर महेंद्र नाथ नगौरा, गाजीपुर में करेंगे मतदान। उसके बाद रविंद्र जायसवाल मलदहिया, वाराणसी में करेंगे मतदान। वोटनी नीलकंठ तिवारी शकुलधारा, वाराणसी में करेंगे मतदान। उसके बाद गिरीश चंद्र यादव समस्तीपुर, जौनपुर में करेंगे वोटिंग। संगीता बलवंत जमानिया गाजीपुर में डालेंगे वोट। संजीव कुमार ओबरा सोनभद्र में करेंगे मतदान। रमाशंकर सिंह गुलहनपुर, मिर्जापुर में करेंगे वोट। लक्ष्मण आचार्य कैंट, वाराणसी में करेंगे वोट। महेश चंद्र श्रीवास्तव उत्तरी वाराणसी में करेंगे वोट। ये 7 मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के, जो आज मतदान करेंगे। वीवीआईपी 7 मंत्रियों की किस्मत भी आज इनके भाग्य का फैसला। तो अनिल राजभर, नीलकंठ तो बता दें, ये 7 वीवीआईपी हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो देखिए, 9 जिलों की 54 सीटों पर 613 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। और वाराणसी, साथ ही मिर्जापुर, भदोही से हमारे सीधे ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। वाराणसी से रोहित हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, मिर्जापुर से पवन हमारे साथ है, और साथ ही भदोही से बता दें शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले मैं वाराणसी यानी रोहित आपके पास आऊंगी। कुछ देर में मतदान केंद्रों पर जमावड़ा लगने लगेगा, किस प्रकार की तैयारियां हैं और सियासी समीकरण को भी बताइए रोहित वाराणसी के। देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे कि आज एक बड़ा इत्तेफाक है। 7वां चरण है, 7 तारीख है और 7 मंत्री, बिल्कुल मतलब ये 7 का ट्रायंगुलर है, जो ये तय करेंगे कि ये सत्ता किसको मिलनी है। बहरहाल ये महज एक इत्तेफाक है। तैयारियों की बात, या फिर रोहित ये कह सकते हैं कि 7 से ये 7.5 भी किसके लिए होगी? हो सकती है 7.5 भी हो सकती है। और 7.5 देखिए निगेटिव ही नहीं होती है। अगर पॉजिटिव में होती है तो पार लगा देती है, निगेटिव में होती है तो 6 फुट जमीन खोद के नीचे भी कर देती है। बहरहाल 10 तारीख को पता चलेगा कि आज 7 की 7.5 किसके फेवर में जाती है और किसको जमीन के नीचे गाड़ देती है। बहरहाल हम बनारस की यदि बात करें तो इस जिले में 3 मंत्री हैं, अनिल राजभर, नीलकंठ तिवारी और रविंद्र जायसवाल। जहां पे हम खड़े हैं मलदहिया में, यहाँ पे 8 बजे रविंद्र जायसवाल मतदान करेंगे। और चूंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय इलाका है, प्रधानमंत्री ने भी खुद कड़ी मेहनत की। 1 हफ्ते के अंदर वो 2 बार आए और 3 दिन रहे, रोड शो किया, लोगों से जा के मिली, चौराहे पे गए, पान खाया, चाय पी, बॉडी लैंग्वेज से हर वो मैसेज दिया कि हम मतदाताओं के भारतीय जनता पार्टी उनके कितने नज़दीक है। बड़ा कड़ा मुकाबला है। वहीं अखिलेश यादव जब आए तो उन्होंने भी मत मारा। यानी सबसे ज़्यादा जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है इस पूरे 9 जिलों में, वो बनारस
इसमें देखने को मिल रही है, चूंकि इस पूरे इलाके के राजनीति का केंद्र बिंदु भी है। समीकरण की बात करें तो पिछले चुनाव में देखें तो आजमगढ़ को यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे इलाकों में हर जगह भाजपा का ही कब्जा था। और इस बार कांटे की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बनारस में जरूर कह सकते हैं कि एक तरफा है, चूंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। लेकिन यदि हम कहें कि आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर हो गया, यहाँ पे बड़े कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों में होने वाली है। बहरहाल आज अंतिम चरण का मतदान है, 1 घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे शाम होते होते पता चल जाएगा कि जो 7 तारीख का है 7:30। रोहित, मैं आपके पास लौटती हूँ। मिर्जापुर से देखिए हमारे संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। मिर्जापुर की बात आती है पवन, तो वेब सीरीज का नाम भी याद आ जाता है। खैर 5 सीटें, पांचों की पांचों सीटें, अपना दल 1 सीट और बीजेपी के खाते में 4 सीटें गई थी। पवन, सियासी समीकरणों के साथ मतदान केंद्र की स्थिति भी बताइए कि किस प्रकार वहां पर मतदान केंद्र को सजाया गया है और क्या कुछ तैयारियां हैं मतदान केंद्र पर। आपसे बता दें कि मैं इस समय मिर्ज़ापुर के घंटाघर में खड़ा हूं। आपसे बता दें कि मेरे पीछे जो है ये आदर्श मतदान केंद्र है और इसको पूरी तरीके से सजाया गया है, चूँकि ये पुराना घंटाघर भी है और पहले इसमें नगर पालिका का ऑफिस हुआ करता था। उसके बाद पुरातत्व ने इसको ऐतिहासिक धरोहर घोषित करके छोड़ रखा है। उसके बाद आज यहाँ पे मतदान इसको केंद्र भी बनाया गया। आपसे बता दें कि अभी सुबह 6 बजे का समय है, मार्कपोल चल रहा है। जो सभी पार्टियों के प्रतिनिधि है वो यहाँ पे आ रहे हैं। ये तकरीबन 1 घंटे मार्कपोल चलेगा। उसके बाद 7 बजे से यहाँ पे मतदान शुरू होगा। सियासी समीकरण की बात करें तो 2017 के चुनाव में यहाँ से बीजेपी 4 सीट और 1 सीट अपना दल गठबंधन ने जीता था। इस बार समीकरण अलग है। 3 सीटों पे बीजेपी ने डायरेक्ट प्रत्याशी उतारा है, 2 सीटों पे गठबंधन है, 1 पे अपना दल एस और 1 पर निषाद पार्टी से गठबंधन से ये यहाँ पे चुनाव बीजेपी लड़ रही है। सपा की बात करें तो सपा ने तकरीबन 4 प्रत्याशी उतारे हैं, 1 गठबंधन अपना दल कमेरावादी से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। मड़िहान सीट की बात करें तो मड़िहान में रमाशंकर पटेल बीजेपी के ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ अपना दल कमेरावादी और सपा दोनों ने प्रत्याशी अपने उतारे हैं। नगर की बात करें तो यहाँ पे पूर्व मंत्री सपा के कैलाश चौरसिया चुनाव लड़ रहे हैं। जी पवन, चलिए मैं पवन आपके पास लौटूंगी। मिर्जापुर से पवन देखिए बता रहे थे और हॉट सीट मिर्जापुर के मड़िहान की बात कर रहे थे, जहां उमा शंकर सिंह मंत्री साहब इस बार उतरे हुए हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार मिर्जापुर के ऊर्जा को बरकरार रखें। भदोही के देखिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भदोही के पास हम अगर जाते हैं शैलेंद्र, तो सियासी समीकरणों के साथ मतदान केंद्र की स्थिति भी बताइए कि किस प्रकार वहां पर तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि इस समय मैं यहाँ पर काली मोहाल गोपीगंज में एक मतदान केंद्र है, वहाँ से मैं लाइव हूँ और आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र के महापर्व पे लोग तैयारियाँ पूरी कर चुके हैं। इस बार यहाँ पर वोटिंग पड़नी है। 11,92,446 मतदाता अपनी किस्मत आजमाएंगे यहाँ पे और वोट दे करके लोकतंत्र को जिताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, भदोही का नाम आता है, भदोही को कालीन नगरी कही जाती है। 3 सीटें थी, 2 सीटें बीजेपी के पास थी, 1 गठबंधन के पास थी, यानी तीनों सीटें मान लीजिए कि बीजेपी के खाते में गई थी। क्या लग रहा है, क्योंकि आप भदोही में हैं, लोगों से बात कर रहे होंगे, सियासी समीकरण क्या कह रहा है? भदोही की कालीन नगरी किसके लिए सही साबित होने वाली है? जी आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 सीटें थी। पिछली बार यहाँ से ज्ञानपुर विधानसभा सीट जो है वो निषाद पार्टी के खाते में गई थी और औराई विधानसभा की सीट और भदोही विधानसभा की सीट पे बीजेपी ने अपना कब्जा किया था। लेकिन इस बार जो सियासी समीकरण है वो बिल्कुल अलग ही है। सियासी समीकरण की बात करें तो बाहुबली विधायक विजय मिश्रा इस बार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से, जो कि एक यहाँ पर नई पार्टी है, बिंद समाज की पार्टी है, उस पार्टी से ताल ठोक रहे हैं और जीत अपनी सुनिश्चित करने के लिए तत्पर प्रयास कर रहे हैं और लगे हुए हैं। उनको टक्कर देने के लिए इस बार गठबंधन ने ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विपुल दुबे को और समाजवादी पार्टी से रामकिशोर बिंद को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें भदोही विधानसभा की तो वहाँ रविन्द्रनाथ त्रिपाठी को पुनः एक बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और साथ ही साथ वहाँ पे जाहिद बेग समाजवादी पार्टी से उनको कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं।
अगर हम बात करते हैं औराई विधानसभा सीट की, तो वहाँ पर दीनानाथ भास्कर जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और बीजेपी ने उनको एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उनको फिर इसे एक बार प्रत्याशी बनाया है, और वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी की अंजनी सरोज को। शैलेंद्र, अगर हम बात करें भदोही की, तो देखिए 4 बॉर्डर से ये घिरा हुआ है, जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर और इलाहाबाद। क्या ये जो आसपास के जिले हैं, जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर और इलाहाबाद, इसका इफेक्ट भी भदोही में पड़ने वाला है इस बार? बिल्कुल, जो है पास में बनारस है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। उन्होंने मंडल कार्यालय यहाँ पर हमारे मिर्ज़ापुर में है, उन्होंने यहाँ पर आकर रैली करी थी, और रैली में ये ताकत दिखाने की कोशिश करी थी कि अपने आसपास की सीटों को, जौनपुर हो, इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, प्रतापपुर, हंडिया, औराई विधानसभा, ज्ञानपुर विधानसभा, मिर्ज़ापुर की कई सीटों को लेकर के बीजेपी अपनी ताकत ये दिखाना चाहती है कि हम उस पर असर डाल सकते हैं। लेकिन ज्ञानपुर की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली इस सीट पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा इस बार छोटी पार्टी से ही सही, लेकिन ताल ठोकते इसलिए नजर आ रहे हैं कि हर बार 4 बार से लगातार विधायक होने के बावजूद उनका ये कहना है कि जनता मेरा प्रचार कर रही है, और मुझे बाहुबली नहीं, मुझे जनबली कहा जाना चाहिए। क्योंकि मैं जनबली हूँ, जनता के दिलों पे रहता हूँ। वहीं नया युवा चेहरा जो है बीजेपी के कपिल दुबे, जिन्होंने निषाद पार्टी से टिकट लेके मैदान में कूदे हैं, वो उनका ये कहना है कि मैं युवा हूँ, इस बार परिवर्तन चाहिए। 20 सालों से लगातार यहाँ पे एक बाहुबली विधायक था, इस बार जो है मुझे मौका दीजिए और यहाँ पर मुझे जीत दर्ज कराकर, ताकि मैं आपकी बात पहुँचा सकूँ एक युवा के रूप में। वहीं समाजवादी पार्टी से रामकिशोर बिंद, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और उनका समीकरण ये है कि उनकी चुनाव लड़ने की जो बिंद बिरादरी में पैठ है, वो भी कहीं न कहीं त्रिकोणीय लड़ाई को बीच में करके आगे चुनाव जीतने की उनके अंदर काबिलियत है। जी शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। रोहित के पास हम चलते हैं। रोहित, वाराणसी की अगर हम बात करें, देखिए दक्षिणी हो, उत्तरी हो, कैंट हो, कैंट वो एरिया जहां पर काशी का निर्माण हुआ है, कैंट वो एरिया जहां से विकास और साथ ही काशी से ही माफियाओं की बात, इस चरण में सबसे अहम पॉइंट्स आपने क्या देखे हैं रोहित? कि एक तरफ बीजेपी जहां माफियाओं, बुलडोजर और विकास की गाड़ी को लेकर आगे बढ़ रही है, तो विपक्ष बेरोजगारी और साथ ही महंगाई को लेकर उस पर पलटवार कर रही है। कौन किस पर हावी देख रहा है बनारस में? देखिए, यदि बनारस की बात करें, न सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र की यदि हम बात कर लें, तो यहाँ पे यदि कोई मुद्दा है तो सिर्फ विकास का, और विकास दिखा है। आसपास के जिलों में भले कोई मुद्दा हो कि विकास न हुआ, लेकिन यदि हम वाराणसी के साथ बात करते हैं और न्याय संगत बात करते हैं, तो विकास है और विकास दिखता है। चाहे आप एयरपोर्ट से उतर के बनारस आइए, चाहे इलाहाबाद मार्ग से आप वाराणसी आइए, चाहे गाजीपुर से आप वाराणसी आइए, आजमगढ़ से आप वाराणसी आइए, फर्स्ट क्लास ए ग्रेड की आपको सड़कें मिलेंगी। शहर में घुसते आपको ट्रैफिक व्यवस्था पहले से काफ़ी दुरुस्त मिलेगी। आप शहर में चले जाइए, साफ सफाई आपको मिलेगी, बिजली की व्यवस्था आपको मिलेगी। 2014 में बता दें, जब नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ने आए थे और उन्होंने देखा था कि यहाँ सड़कों पे तारों का जो जाल बिछा है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका टारगेट था कि पूरे शहर को ये जो तार, बिजली के तार है, उनसे मुक्त करना है। और उसके तहत उन्होंने उसका कार्य शुरू कराया इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत। तो लगभग शहर के 90% एरिया है जहां सड़कों पे आपको बिजली के तार नहीं दिखेंगे, सब कुछ अंडरग्राउंड हो चुके हैं, सीवर लाइन दुरुस्त हो चुकी है। और हम बात करें अध्यात्म की, तो घाटों से और मंदिरों से बनारस की पहचान है। और आज से 5-7 साल पहले जो वो पहचान हुआ करती थी, घाट तब भी थे, मंदिर तब भी थे, लेकिन उस समय हम जाते थे तो मात्र आस्था को लेके जाते थे, मन कहीं से प्रसन्न नहीं होता था। मान लीजिए कहीं हम देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ कितनी भी गंदगी है उसको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि बाबा के दरबार में जाना है, दर्शन करके चले आना है। वहाँ की अव्यवस्था भी है तो उसको हम नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वो सब सारी चीजें बदल गई। अब एक फील गुड होता है। अब यदि आप काशी विश्वनाथ में दर्शन करने जाएं तो आपको देखेंगे नया रंग, नया रूप, नया नज़ारा, नई सुविधाएं आपको मिलेगी।
आप बार बार जी। जाना चाहेंगे वहाँ पे। रोहित, आप मैं घाटों आपके पे पास जाना वापस चाहें, लौटती हूँ। वहाँ भी आपको देखिए, नया नजारा आजमगढ़ से मिलेगा। हमारे संवाददाता देखिए सुधीर भी जुड़ चुके हैं। सुधीर, मतदान केंद्र की स्थिति अभी क्या है, क्योंकि अभी 6:18 सुधीर हुए हैं और कुछ देर में, मान लीजिए कि 40 मिनट में आप मतदान केंद्रों पर उन तमाम लोगों को देख सकेंगे जिनके भाग्य का फैसला आज मतदाता करेंगे। और उसके बाद सियासी समीकरणों को भी बताइए। आजमगढ़ के 10 सीटों का हाल क्या है, जबकि 17 में सपा के पास 5 थी, बीजेपी के पास 1 थी, बसपा के पास 4 सीटें थी। जी श्रुति, आपको बता दें कि हम अभी मौजूद हैं आजमगढ़ के जीएनपुर प्राथमिक विद्यालय पर, जहां पे मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसको फूल गुब्बारे से पूरी तरीके से सजाया गया है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाया, सजाया गया है। और यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और यहाँ पे लगभग पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई है। लगभग 40 मिनट बाद यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा और वोटर आना शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में विख्यात रहा है। 2017 में 5 एमएलए समाजवादी पार्टी के थे, 4 एमएलए बहुजन समाज पार्टी की थे और 1 एमएलए भारतीय जनता पार्टी का था। लेकिन इस बार कुछ समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के 4 में से 3 एमएलए दल बदल के दूसरे दलों में जा चुके हैं और दूसरे दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ एक ही एमएलए बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एकमात्र एमएलए अरुणकांत यादव को टिकट काट दिया, क्योंकि सपा ने उनके बेटे रमाकांत यादव को टिकट दे दिया है। लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी गढ़ होने के नाते समाजवादी पार्टी अपनी सीटें 5 से बढ़ाना चाहती है। वहीं अब की बार समाजवादी पार्टी को तमाम सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की जगह में भारतीय जनता पार्टी से कड़ी टक्कर मिली। श्रुति, आजमगढ़ के देखिए, अगर हम आजमगढ़ में आते हैं, जरूर कहा जा रहा है सुधीर कि बीजेपी और सपा के बीच में टफ कंपटीशन है, लेकिन जब हम इन 9 जिलों पर केंद्रित होते हैं, 54 विधानसभा सीटों पर, और सिर्फ आजमगढ़ की बात कर ले, सपा के गढ़ के साथ साथ बसपा ने भी यहां पर सेंधमारी की थी और 4 सीटें लेकर गई थी। बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। यहां पर टफ कंपटीशन तो मुझे सपा और बसपा में दिख रही है। हालांकि बीजेपी पूरी कोशिश जरूर कर रही है कि वो सीटें झटक ले। जी श्रुति, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी होने के नाते माहौल में ऐसा लग रहा है कि जरूर टक्कर दे रही है। लेकिन यहाँ का जो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक जो है, आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी तरह से लगातार बना हुआ है। इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि तमाम सीटें हो सकती है जिसपे बहुजन समाज पार्टी ही रहता है। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार के चुनाव की अपेक्षा तीसरे नंबर पे जाना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सत्ताधारी होने के नाते वोटर माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी दलित वोट बैंक और तमाम सीटों पे जो प्रत्याशी उतारी है, वहां पे उन प्रत्याशियों को अपने वोट बैंक मिला करके कहीं कहीं बहुजन समाज पार्टी भी टक्कर में हो रही है। पिछली बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ही आजमगढ़ में ज्यादातर सीटों पर रन रही है। श्रुति, मुबारकपुर सीट की भी सुधीर हाल बताना चाहिए कि मुबारकपुर सीट क्यों इस बार हॉट सीट मानी जा रही है। AIMIM किस प्रकार से सेंधमारी करेंगे, जबकि लोगों को तो अपने पक्ष में घसीट लिया, क्या वोट को भी, सीटों को भी अपने पक्ष में घसीट पाएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुबारकपुर सीट से 2 बार के बहुजन समाज पार्टी के एमएलए रहे गुड्डू जमाली जो है, इस बार AIMIM के प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। और यहाँ पे जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार 3 दिन तक कैंप करके यहाँ पे मुस्लिम मतों की लामबंदी करने की कोशिश की है। वही गुड्डू जमाली की यहाँ पे लगातार मजबूत पकड़ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण के सारे चुनाव की नया गुड्डू जमाली कैसे पार कर पाएंगे, जबकि पिछले चुनाव में मात्र कुछ 100 वोटों से वो चुनाव जीत करके वहां पे विधायक हुए थे। उनको बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिली है। वही अगर मतों का बंटवारा होगा तो भारतीय जनता पार्टी उनको कड़ी टक्कर मुबारकपुर में दे सकती है। श्रुति जी सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। मिर्जापुर से देखिए पवन हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। पवन, आ जाइए मिर्जापुर में अगर हम पवन आते हैं, 5 सीटें, जैसे कि 4 सीटें बीजेपी और अपना दल। अब यहाँ पर यह भी देखना होगा पवन कि मिर्जापुर में बीजेपी सपा कांग्रेस को ही नहीं देखना होगा, हमें यह भी देखना होगा कि छोटे दल किस प्रकार से जीत दिलाएंगे अपने गठबंधन साथी को। देखिए, छोटे दल को जो बीजेपी के साथ हैं उनको नकारा नहीं जा सकता। इसका ताज़ा उदाहरण आपसे बता दें कि मझवा विधानसभा की सीट है, जहां पे गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो एक दिन पहले सपा का प्रचार करते नजर आ रहे थे, लेकिन उनको सपा से टिकट नहीं मिला। वो बीजेपी के अपना दल निषाद पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में 24 घंटे में टिकट लेकर के आए हैं। वहाँ पे बीजेपी की सिटिंग एमएलए सुचिस्मिता मौर्य का टिकट काट करके उनको टिकट दिया गया। ये मझवा भी सीट जो है वो बड़ी हार्ड सीट है। यहाँ पे
सपा के जो प्रत्याशी हैं रोहित शुक्ला लल्लू लड़ रहे हैं, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार की लहर में तकरीबन वो 46,000 वोट पाकर हार गए थे। इस बार वहाँ पे जो जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो जो मझवा की सीट है वहाँ पे जातीय आंकड़ों के हिसाब से जो प्रत्याशी होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, उनको टिकट देती हैं। बात करें चुनार विधानसभा की, यहाँ पे जनपद में जो 5 सीटें हैं इसमें से 2 सीटें कुर्मी बाहुल्य इलाका पूरी तरीके से माना जाता है। यहाँ पर जो एक रमाशंकर पटेल जो राज्य मंत्री है, एक उनकी सीट है। एक चुनार विधानसभा की सीट है जहाँ पे बीजेपी के कद्दावर मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह, उनके पुत्र अनुराग सिंह को टिकट वहाँ से दिया गया है। पिछली बार भी वो वहाँ से चुनाव जीते थे। हालांकि उनके पक्ष में या उनके जो विकास कार्यों को लेकर के जनता में एक असमंजस की स्थिति है। लोग उनको लखनऊ का विधायक बोलते हैं। अनुराग सिंह जो इसमें सिटिंग एमएलए हैं उनको सब लखनऊ का विधायक बोलते हैं, क्योंकि वो जनता के बीच में कम, लखनऊ ज़्यादा रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो रमाशंकर पटेल हैं उनकी सीट पे ब्राह्मणों की काफ़ी नाराजगी है। वहाँ पे अपना दल कमेरावादी और सपा दोनों बहुत ने बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी देने के लिए। सुधीर, रोहित, पवन और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग से सीधे मतदान केंद्रों का हाल भी बताया और साथ ही सियासी समीकरणों को भी बताया कौन किस पर भारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी तमाम जानकारी देने के